नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की। तो क्लास 12th की बुक है पॉलिटिकल साइंस की, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। इसकी 4 चैप्टर्स की वीडियोस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। शुरू के 3 चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि कैसे कांग्रेस का जो डोमिनेंस था वो काफ़ी टाइम तक चलता रहा आज़ादी के बाद। लेकिन इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आए उस डोमिनेंस के सामने जिससे वो कमज़ोर हुआ और दोबारा से वो डोमिनेंस कैसे रिस्टोर हुआ। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम है चैलेंजेस एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। तो और सबसे इंपॉर्टेंटली इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि इस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री। तो सबसे बड़ा सवाल था भारत की राजनीति के अंदर कि नेहरू जी की डेथ के बाद, इंडिया के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी डेथ के बाद अगला प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। यह सवाल इसलिए भी बहुत बड़ा था क्योंकि इस बात का भी डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत के पड़ोसी देश के अंदर, पाकिस्तान में जैसे डेमोक्रेसी फेलियर हुआ, क्या भारत में भी ऐसा होगा, क्या भारत की डेमोक्रेसी सर्वाइव कर पाएगी, और नेहरू जी की जो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थी उसको कौन सा नेता है जो उसको पूरा कर पाएगा। तो इसलिए काफी बड़ा सवाल बना था ये कि हु आफ्टर नेहरू। इस बात का सवाल का जवाब निकालने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट के कामराज ने पार्टी के लीडर से कंसल्ट किया और कंसल्ट करने के बाद एक नाम सामने आया, वो था लाल बहादुर शास्त्री का। तो लाल बहादुर शास्त्री जी इस तरीके से भारत के 2nd प्राइम मिनिस्टर बने। और शास्त्री जी की बात की जाए तो नेहरू जी की कैबिनेट में काफी सालों तक रेलवे मिनिस्टर भी थे, तो उनका एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा था। लाल बहादुर शास्त्री का जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी वो काफी छोटी रही और इस छोटी सी प्राइम मिनिस्टरशिप में उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। सबसे पहली प्रॉब्लम तो रिकवरी फ्रॉम द वॉर। चाइना के साथ जो हम लोग लड़ाई हारे थे 62 के अंदर, उसकी रिकवरी चली रही थी। इसके बाद 1965 में एक और लड़ाई का सामना करना पड़ा हमें पाकिस्तान के साथ, जिसमें हम लोगों ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से हरा दिया। इसके बाद एक प्रॉब्लम एग्रीकल्चर और मॉनसून फेलियर की भी थी। तो इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक फेमस स्लोगन दिया जिसका नाम था जय जवान जय किसान। तो ये स्लोगन के बारे में भी आपसे 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। इस स्लोगन का आइडिया सिर्फ इतना सा था कि जय जवान बोल के वो किनारे से वो कैसे भी करके इंडिया की जो सिक्योरिटी पॉलिसीज है उसको मजबूत कर रहे थे, और जय किसान के नारे से इंडिया के अंदर जो एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको डील करना चाहते थे। तो इसलिए यह नारा दिया गया जय जवान जय किसान का, जो काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये शास्त्री जी का टेन्योर था, हालांकि वो अपनी सिंप्लिसिटी और अपने प्रिंसिपल्स के लिए जाने जाते थे। फाइनली 10 जनवरी 1966 में ताशकंद के अंदर, जहां पर वो एक एग्रीमेंट साइन करने गए थे, वहां पर उनकी डेथ हो गई। अब अगला टॉपिक है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, क्योंकि अब शास्त्री जी की डेथ के बाद दोबारा से सवाल उठा था कि अब भारत का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। और इस बार का जो रास्ता था वो इतना ज्यादा आसान नहीं था कि पहले सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने आपस में डिस्कशन करने के बाद एक नाम सुझाया था और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। इस बार ऐसे 2 नाम सामने निकल के आ रहे थे। एक तरफ थे मोरारजी देसाई, जो कि कांग्रेस पार्टी के बहुत ज्यादा सीनियर और एक्सपीरियंस लीडर थे, और दूसरी तरफ थी इंदिरा गांधी, जिनको पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस माना जा रहा था। लेकिन कांग्रेस सिंडिकेट का जो ग्रुप था, जो के कामराज थे पार्टी के प्रेसिडेंट, उनका मानना यही था कि वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने। उसके पीछे रीजन ये था कि जो भी सिंडिकेट का ग्रुप था वो चाहता था कि इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, और वो पॉलिटिकली इनएक्सपीरियंस होने के हिसाब से उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे। मतलब कुल मिला के कांग्रेस सिंडिकेट इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर बना के अपनी पकड़ चाहता था पार्टी के ऊपर। तो इस बार क्या हुआ, 2 नाम जब सामने निकल के आए, पार्टी के अंदर सीक्रेट बैलेट हुआ, मतलब पार्टी के अंदर वोटिंग हुई। पार्टी के सभी लीडर्स ने वोटिंग की और वोटिंग के बाद जो जीत हुई वो इंदिरा गांधी की हुई। और इसके बाद इस हिसाब से इंदिरा गांधी भारत की 3री प्राइम मिनिस्टर बनी। तो इंदिरा गांधी के पास सिर्फ 1 साल था, 1966 से लेकर 67 तक, क्योंकि 67 में 1 साल बाद ही भारत के अंदर चुनाव होने वाले थे। उस चुनाव के अंदर इंदिरा गांधी को पार्टी को लीड करना था। तो इंदिरा गांधी ने अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंस को दिखाते हुए, अपनी स्किल्स को दिखाते हुए बहुत ही जल्दी 1 साल के अंदर पूरी पार्टी के ऊपर अपनी पकड़ बना ली। अब बारी थी दोस्तों इलेक्शंस की। तो अब 4th जनरल इलेक्शन होने वाले थे इंडिया के अंदर 1967 के अंदर, और इस इलेक्शन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली थी। सबसे पहले बात करते हैं इस इलेक्शंस के हालात क्या थे उस वक्त। हालात देश के इतने ज्यादा बेहतर नहीं थे। अभी सारा जो
प्रॉब्लम्स चल रही थी प्राइम मिनिस्टर बनने की, वो भी अलग से थी। उसके अलावा अभी मॉनसून फेलियर भी कंटिन्यू था, एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को पूरी तरीके से सॉल्व नहीं किया गया था। इसके अलावा इकोनॉमिक क्राइसिस थी, महंगाई बहुत ज़्यादा थी। तो कुल मिला के इंडिया की जो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक तरीके से जो हालात थी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर नहीं थी। तो माहौल भी देश के अंदर थोड़ा सा कांग्रेस के खिलाफ था। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो ये थी कि कांग्रेस पार्टी के अंदर ही इंदिरा गांधी और सिंडिकेट का जो ग्रुप था उसमें ही डिस्प्यूट्स थे, क्योंकि सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बनाया था कि वो हमारे ऊपर, मतलब सिंडिकेट के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगी हर फैसले के लिए। लेकिन इसके उलट जाके इंदिरा गांधी ने 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस सिंडिकेट को साइडलाइन करना शुरू कर चुकी थी और पूरी पार्टी पे अपनी पकड़ बना ली थी। तो ऐसे हालात के अंदर चुनाव हो रहे थे, इस बात का फायदा उठाना चाहते थे अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स भी। सबसे इंपॉर्टेंटली राम मनोहर लोहिया, जो कि उस वक्त सोशलिस्ट पार्टी के लीडर थे, उन्होंने एक आइडिया भी दिया नॉन कांग्रेसिज्म का। अब ये नॉन कांग्रेसिज्म क्या है इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक्चुअली बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ जोड़ा गया। राम मनोहर लोहिया ने आइडिया दिया कि किस तरीके से सब लोग मिलके कांग्रेस पार्टी को हरा सकते हैं। इसी आइडिया को बोलते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। और इस तरीके से जो 4th इलेक्शन का हालात थे वो हुए। अब हम बात करेंगे इसके रिजल्ट की, और इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग थे दोस्तों। जैसे ही 4th जनरल इलेक्शन का रिजल्ट आया तो सब लोग हैरान थे। हैरान क्यों थे? क्योंकि इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थे। इसीलिए बोर्ड एग्जाम्स में 4th इलेक्शन के ऊपर, इसके रिजल्ट के ऊपर कई बार बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि वाई द इलेक्शन वर्डिक्ट ऑफ 4th जनरल इलेक्शन कंसिडर्ड एज द पॉलिटिकल अर्थक्वेक, कि चौथे चुनाव को राजनीतिक भूचाल की बोला जाता है। इसके पीछे रीजन ये था, जब इसका रिजल्ट निकल के आया, उस रिजल्ट के अंदर कांग्रेस पार्टी को दोस्तों मेजॉरिटी तो मिल गई थी, लेकिन सबसे कम सीटों के साथ। इसका मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि कांग्रेस पार्टी की सरकार तो बन गई, लेकिन उसके सीट्स बहुत कम मिली। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास के अंदर कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि काफी लंबे टाइम से 90+ % या मार्क्स लेके आ रहा है, अब वो बच्चा सीधे 40 नंबर लेके आए। इसका मतलब वो बच्चा पास तो हो गया, लेकिन अब तक के सबसे कम मार्क्स के साथ। ठीक वही हालात थी कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी को कैसे भी करके मेजॉरिटी मिल गई, लेकिन इसकी जो सीट्स थी वो बहुत ज्यादा कम हो गई। और इस इलेक्शंस के अंदर खुद इंदिरा गांधी के जो मिनिस्टर्स थे, जो देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, आधे से ज्यादा मंत्री अपने चुनाव को हार चुके थे। और आगे बात की जाए इसके रिजल्ट की दोस्तों, तो देश के अंदर 7 राज्य ऐसे थे जहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी, और 2 राज्य ऐसे थे जहां पर डिफेक्शन की वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पाई थी। तो इस तरीके से टोटल 9 राज्य ऐसे हो चुके थे जहां पर एक साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई थी। इन 9 राज्यों के नाम मैं आपको बता देता हूं: पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला। तो दोस्तों अब अगले टॉपिक की बात करते हैं कॉलिशन के बारे में। कॉलिशन के ऊपर भी 1 से 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है 1 या 2 मार्क्स में। तो कॉलिशन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि जब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन के अंदर सरकार नहीं बना पाती है, मतलब कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल पाती है, तब एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं और वो मिलकर सरकार बनाती हैं। इसको बोला जाता है कॉलिशन या फिर कॉलिशन गवर्नमेंट। तो ये 1 या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों। तो अभी मैंने आपको जिक्र किया था कांग्रेस सिंडिकेट का, और आपको बताया था कि कैसे सिंडिकेट के बीच में और इंदिरा गांधी के बीच में डिस्प्यूट्स होने शुरू हो चुके थे। अब ये कांग्रेस सिंडिकेट है क्या, ये मैं आपको बता देता हूं। इसके ऊपर 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। 2 नंबर में सिंपली आपसे कांग्रेस सिंडिकेट के बारे में पूछेंगे, और 4 नंबर में आया तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कैसे, व्हाट इज कांग्रेस सिंडिकेट एंड व्हाट आर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन द इंडियन पॉलिटिक्स। तो उसका जवाब मैं आपको देता हूं। सबसे पहले आप समझिए, कांग्रेस पार्टी के अंदर ही कुछ लीडर्स का ऐसा एक ग्रुप था जो कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिनकी सबसे ज्यादा चलती थी, या आप समझ सकते हो जो कांग्रेस पार्टी को डोमिनेट करते थे। आप ऐसे भी समझ सकते हो, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने क्लासरूम्स में देखा होगा आपने कि कुछ बच्चों का ग्रुप होता है क्लासरूम्स के अंदर जो कि पूरे क्लास को डोमिनेट करते हैं, उनकी काफी ज्यादा चलती है क्लास के अंदर। ठीक उसी तरीके से सिंडिकेट का ग्रुप था दोस्तों, जिसकी कांग्रेस पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा चलती थी। और इस ग्रुप के लीडर्स थे सबसे पहले के कामराज, अतुल्य घोष, एन संजीवा रेड्डी, एस के पाटिल एटसेट्रा। तो इन सभी लीडर्स की बहुत ज्यादा मजबूत पकड़ थी कांग्रेस पार्टी के अंदर। अब इनके कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो कंट्रीब्यूशन काफी इंपॉर्टेंट ये है कि भारत के 2 प्राइम मिनिस्टर सिंडिकेट की मदद से ही प्राइम मिनिस्टर बने। कौन कौन से थे? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री और दूसरा इंदिरा गांधी, दोनों ही कांग्रेस सिंडिकेट की मदद से प्राइम मिनिस्टर बने दोस्तों। हालांकि आगे चल के कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ
और इनकी लड़ाई काफ़ी ज़्यादा खुल के सामने आई और कांग्रेस पार्टी दो हिस्सों में बट गई, कांग्रेस सिंडिकेट अलग और कांग्रेस इंदिरा गांधी अलग। तो ये दो पार्ट्स में बटी। क्या रीजंस थे इस पार्टी के अलग होने के, क्या कारण थे जिसकी वजह से इनके आपस में डिस्प्यूट इतने ज़्यादा बढ़ गए कि पार्टी के दो हिस्से करने पड़े, ये सारी बात करेंगे हम अगले पार्ट की वीडियो में। तो बाकी सारे टॉपिक्स भी हम कवर अप करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो ये वीडियो इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।